नमस्ते स्टूडेंट्स। देखो लास्ट वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था कि अपन जो मानव का जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र में जो आहार नाल थी उसके बारे में अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ रहे थे कि अपना लास्ट जो पॉइंट था वो था कि पाचन तंत्र में जो ग्रंथियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। देखो एक तो होती है अपनी लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, इनके बारे में तो देखो अपन पढ़ चुके थे। इसके बाद और नीचे जाए पाचन तंत्र में तो एक आती है अपनी यकृत ग्रंथि, और भी नीचे जाओ तो आपको मिलेगी अग्नाशय ग्रंथि, और भी नीचे जाओ तो छोटी आंत में मिलेंगे आपको ब्रूनर ग्रंथि। समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, ब्रूनर ग्रंथियां तो अपन ने छोटी आंत की जो आंतरिक संरचना देखी थी उसमें अपन ने संरचनाएं देखी थी कि इस प्रकार से आपको इस प्रकार से संरचनाएं दिखाई दी होंगी। इनको ब्रूनर ग्रंथियां बोलते हैं। कौन सी ग्रंथि बोलते हो? ब्रूनर ग्रंथियां। तो देखो ये जो होती है वो क्या होती है, पाचन तंत्र के अंदर ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? लार ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है और ब्रूनर ग्रंथियां। इन ग्रंथियों में भी अपन लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ चुके थे कि लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। संख्या में कितनी होती है? 6 होती है। कौन कौन सी होती है? पैरोटिड, लिग्वल, सबलिग्वल, इनके बारे में पढ़ लिया था। इनमें लार में क्या होता है? 98% पानी होता है। 1 से 2% क्या होते हैं? इसमें एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टाइलिन होता है, एमाइलेज होता है। इनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था ना। लाइपेज, लाइसोजाइम होता है। आज अपन पढ़ेंगे अपनी जो आगे की जो ग्रंथि है उस ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि। तो अपना पॉइंट क्या रहेगा? यकृत ग्रंथि। अब देखो ध्यान से पढ़ना। यकृत जो पार्ट होता है वो भी एक मुख्य पार्ट होता है पाचन तंत्र का। यकृत ग्रंथि, देखो इसको ध्यान से पढ़ना। इसको लीवर भी बोला जाता है। इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? इसको लीवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर। किसको बोला जाता है? यकृत को ही बोला जाता है। अब देखो यकृत की बात करें तो पाचन तंत्र में आपने इस प्रकार से टोपी के समान ऐसी संरचना देखी होगी। उसके नीचे इस प्रकार से आपने एक बॉक्स भी बनाया होगा। ये जो टोपी समान आपको संरचना दिखाई दे रही थी वो क्या होता है? यकृत या लीवर होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये यकृत है, इसी को लीवर बोले। अब देखो इसके बारे में पढ़े तो ये जो यकृत जो ग्रंथि होती है शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। क्या होता है? शरीर का सबसे बड़ा अंग। सबसे बड़ा आंतरिक अंग। इस शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। अगर दूसरी बात करें तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी माना जाता है इसको। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है? ग्लैंड यानी ग्रंथि। तो कौन सी होती है? यकृत या लीवर ही होता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर ही होता है। अगर आगे अपने देखो टॉपिक आए कि ग्रंथियों के बारे में अगर अपन पढ़े तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस कहाँ है, थायराइड कहाँ है, पैराथायराइड है, यकृत है, अग्नाशय है, एड्रिनल है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वर्षण है, अंडाशय है, इन सब के बारे में पढ़े। तो देखो यकृत होता है वो सबसे बड़ी क्या होती है? ग्रंथि होती है। अब दूसरी बात करें कि यकृत होता है वो सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है। कैसी ग्रंथि होती है? बहिस्त्रावी। बहिस्त्रावी का मतलब है कि इसके द्वारा जो निकलने वाले जो स्त्राव होते हैं वो स्त्राव है वो सीधे के सीधे ब्लड में नहीं छोड़े जाते। समझ रहे हो ना मेरी बात? बहिस्त्रावी का मतलब है कि वो ग्रंथियां जिनसे निकलने वाले स्त्राव को सीधा का सीधा ब्लड में नहीं छोड़ा जाता तो वो ग्रंथियां होती हैं बहिस्त्रावी ग्रंथि। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि भी किसे माना जाता है? यकृत और लीवर को ही माना जाता है। नॉर्मली अगर अपन इसका वजन देखें तो लगभग
1.5 किलोग्राम का होता है। कितने भार का होता है? ये लगभग 1.5 किलोग्राम वजनी होता है। कौन? अपना लीवर। समझ रहे हो मेरी बात? अगर लीवर की बात करें तो ये सब शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक पार्ट है। कौन? लीवर। दूसरी बात करें कि सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है। कौन है? लीवर। सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि पूछे तो भी आप क्या बोलोगे? लीवर। अगर इसका भार पूछा जाए, वेट पूछे तो आप क्या बोलोगे? 1.5 किलोग्राम। समझिए मेरी बात। अब देखो आगे की बात करें तो ये जो यकृत जो होता है, अगर यकृत की बात करें तो यकृत होता है, उसको शरीर का भोला या भोलेनाथ भी बोला जाता है। क्या बोलते हो? इसे शरीर का भोला या भोलेनाथ भी कहा जाता है। किसको? लीवर को ही बोला जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो शरीर का भोला या भोलेनाथ किसे कहा जाता है? लीवर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये देखो क्यों कहा जाता है कि शरीर के अंदर विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा मान लो बढ़ जाए, शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाए तो उन विषैले पदार्थों के विष को या विषाक्तता को नष्ट करने का, कम करने का, खत्म करने का कार्य कौन करता है? यकृत या लीवर ही करता है। इसलिए इसे कहा जाता है शरीर का भोला या भोलेनाथ। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो शरीर का भोला या भोलेनाथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर अपने शरीर में विषैले पदार्थों की मात्रा अधिक हो जाती है तो उन विषैले पदार्थों की विषाक्तता को नष्ट करने का कार्य ही कौन करता है? ये यकृत या लीवर ही करता है। इसलिए इसे बोला जाता है शरीर का भोला या भोलेनाथ बोलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे की बात करें कि ये जो यकृत या लीवर होता है और क्या कार्य करता है। देखो कोई भी व्यक्ति या मनुष्य है, कोई लाल है, मान लो कोई लाली है, वो मान लो कि हानिकारक पदार्थों की मात्रा को ज्यादा यूज में ले रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? कि विषैले पदार्थों की मात्रा को ज्यादा यूज में ले रहा है, हानिकारक पदार्थों की मात्रा को ज्यादा यूज में ले रहा है। तो हानिकारक पदार्थ या विषैले पदार्थों की मात्रा को ज्यादा उपयोग में ले रहा है तो उसके शरीर में क्या होती है? विषाक्तता बढ़ जाती है। दूसरी बात है कि इनकी वजह से उनके शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे अम्लों की रानी बोला जाता है। किसे? अमोनिया को। तो शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? हानिकारक या विषैले पदार्थों के सेवन से मनुष्य के शरीर में या व्यक्ति के शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। अब देखो ये अमोनिया की मात्रा शरीर में बढ़ गई तो हमारे मस्तिष्क को पता चला कि हमारे शरीर में कोई विदेशी लोगों का आक्रमण हो चुका है। विदेशी लोग मतलब अमोनिया की तो आवश्यकता नहीं है, फिर ये क्यों आ गई है? तो मस्तिष्क देखे कि भाई शरीर में विदेशी लोगों की मात्रा बढ़ गई है, कि विदेशी लोग घूम रहे हैं, तो मस्तिष्क इनको बोले कि भाई आप ये क्यों घूम रहे हो, बाहर निकलो यहाँ से। अब देखो शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? अपने मूत्र के द्वारा छन्नीकरण की क्रिया पढ़ी होगी आपने। कौन करती है? किडनी। किडनी करती है। तो ये अमोनिया जाए किडनी के पास, तो किडनी बोले कि भाई क्यों आए यहाँ पे? किडनी बोले क्यों आए हो? तो अमोनिया बोले कि भैया आप बाहर निकालते हो, मुझे भी बाहर निकालो। तो किडनी ने इनको पहचाना कि भैया मैं तो रोज यूरिया को बाहर निकालती हूँ, आज तो कहाँ से आ गई? तू तो अमोनिया है ना? किडनी अमोनिया को देखते ही किडनी क्या हो गई है? डर गई है कि अगर मैंने इसको बाहर निकाला तो ये तो इतनी घातक है कि मुझे ही क्या कर देगी? नष्ट कर देगी। कि जो अमोनिया होती है वो इतनी प्रभावशाली, इफेक्टिव होती है, खतरनाक होती है कि वो किडनी को ही क्या कर सकती है? फेल कर सकती है। तो किडनी बोले कि भैया आपको बाहर निकालना हमारे बस की बात नहीं है, हम आपको बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर हमने आपको बाहर निकालना चाहा तो आप तो हमारे को ही क्या कर दोगे? नष्ट कर दोगे। फिर थोड़ा बहुत मैं यूरिया वगैरह, मूत्र वगैरह बाहर निकालती हूँ, वो भी नहीं निकाल पाऊंगी, तो मैं तो आपको नहीं निकाल पाऊंगी, है ना? तो किडनी ने इनको क्या कर दिया? वापस कर दिया। अब मस्तिष्क क्या करे? किडनी के पास जाएगी, भैया आप क्यों नहीं निकाल रही हो इनको? तो किडनी ने कहा कि महाराज मैं इसको कैसे निकाल लूं, है कि ये तो क्या है कि सबसे घातक पदार्थ है, अगर ये मेरे अंदर आ गया तो मुझे नष्ट कर देगा, इसका तो कोई और ही रास्ता निकालो।
तो फिर मस्तिष्क ने सोचा कि क्यों ना भोलेनाथ के पास ही जाते हैं, वो तो विषैले पदार्थों को भी ग्रहण कर जाता है, तो ये अमोनिया तो है ही क्या उसके सामने। तो मस्तिष्क गया भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ महाराज, हमारे शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, किडनी ने उसे बाहर निकालने के लिए मना कर दिया है। तो भोलेनाथ ने कहा कि आप टेंशन मत लो, अब मैं देखता हूं कि अमोनिया क्या करती है। तो वो अमोनिया जो है, उस अमोनिया पे चलाता है ऑर्निथिन चक्कर। कौन सा चक्कर चलाता है? ऑर्निथिन चक्कर चलाता है, और इस ऑर्निथिन चक्कर द्वारा इस अमोनिया को वो बदल देता है यूरिया में। इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसे यूरिया में कन्वर्ट कर देगा, और यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब किडनी इस यूरिया को शरीर से क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी। तो एक कार्य तो था इसका विषैले पदार्थों का विसरण करना, निरावशीकरण करना। दूसरा कार्य क्या है कि शरीर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाए तो ये ऑर्निथिन चक्कर चलाकर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपसे पूछ लिया जाता है कि ऑर्निथिन चक्कर शरीर के कौन से पार्ट में संपन्न होता है? तो कहाँ होगा? लीवर में। ऑर्निथिन चक्कर द्वारा क्या होगा? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? अब देखो आगे की बात और क्या होती है कि और किस काम में आता है। अब और देखो क्या होता है कि आपने जो भी भोजन खाया था, जो भी भोजन खाया उस भोजन में क्या था? कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, सारे पदार्थ हैं। अब छोटी आंत में जाकर के इन सब का क्या हो गया? पाचन हो गया। पाचन होने के बाद छोटी आंत क्या करती है? इनसे आवश्यक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, और वो पदार्थ चले जाते हैं ब्लड में। कहाँ चले जाएंगे? ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड के बाद वो जाए लीवर में। तो लीवर क्या करता है कि ब्लड में वो कौन से रूप में जाएंगे? ग्लूकोज के रूप में जाएंगे। कौन से रूप में जाएंगे? ग्लूकोज के रूप में। अब ये लीवर क्या करता है कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, उस ग्लूकोज को, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को क्या करता है? वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। इस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और अपने पास क्या कर लेता है? सेव करके रख लेता है, अपने पास इकट्ठा कर लेता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे बोला जाता है ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलते हो? ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोला जाता है? इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजिनेसिस। आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोजिनेसिस किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि लीवर द्वारा ब्लड में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोज में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनेसिस। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्या कहोगे? ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखो आगे की बात करें अपन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि मनुष्य में या मानव में भोजन किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजिनेसिस। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस क्या है? ग्लाइकोजिनेसिस है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना ही क्या कहलाएगा? ग्लाइकोजिनेसिस। अब देखो आगे की बात अपन करें कि ग्लाइकोजिनेसिस के बाद अगर ब्लड में मान लो कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो फिर ये क्या करे? अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा मान लो कम हो जाए तो ये क्या करता कि वापस जो इसके अंदर जो ग्लाइकोजन पड़ा था, इसमें जो ग्लाइकोजन पड़ा था, उस ग्लाइकोजन को ये वापस किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हो? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहोगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस।
तो आपसे पूछेगी ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ब्लड में ग्लूकोज का स्तर कम होने पर यकृत में उपस्थित ग्लाइकोजन को यकृत या लीवर ग्लूकोज में बदल देता है। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब देखो एक प्रोसेस और होती है कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट तो करता ही करता, इसके अलावा और क्या करता कि मान लो कोई व्यक्ति या महिला है वो उपवास कर रहा है। क्या कर रहा है, मान लो कि उसने उपवास रखा है कि मान लो ये कोई लाली है और इस लाली ने क्या किया कि 9 दिन के नौरते रखे हैं। क्या रखे हैं कि मान लो कि कल ही नौरते स्टार्ट होने वाले हैं, मान लो सपोज कर लो आप, तो ये लाली भी नौरते रखने वाले, तो सबसे पहले अपने मस्तिष्क को सूचना देगी कि भैया कल मतलब नौरते स्टार्ट होंगे, कल से मैं 9 दिन के लिए नौरते रखूंगी, कल से मैं कुछ नहीं खाऊंगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो मस्तिष्क को क्या होने लगी, या मस्तिष्क को टेंशन होने लगी, या मस्तिष्क क्या करे कि भैया लाली 9 दिन कुछ नहीं खाने वाली है और लाली को जिंदा भी रखना है, तो फिर क्या करे, तो लाली क्या करेगी, मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क जाए, पहले कहाँ जाए, मस्तिष्क जाएगा भोलेनाथ के पास कि भोलेनाथ महाराज यकृत के पास जाएगा कि आप कुछ करो, ये लाली कल से 9 दिन के लिए नौरते पे बैठने वाली है, ये कुछ खाने वाली नहीं है, तो इसको जिंदा रखना है। अगर इसको जिंदा नहीं रखा गया, भोजन की कमी हो जाएगी, कुछ खाएगी नहीं तो मर जाएगी, इसको जिंदा रखना है। तो भोलेनाथ कहे कि भैया आप टेंशन मत लो, हम संभाल लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो देखो अपनी एक ग्रंथि होती है एड्रिनल ग्रंथि, अपने शरीर में एक होती है एड्रिनल ग्रंथि, और इस एड्रिनल ग्रंथि में पाया जाता है कार्टिसोल। कार्टिसोल नामक हार्मोन पाया जाता है, और ये हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ये हार्मोन क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की क्रिया को संपन्न करता है। ये कार्टिसोल क्या करेगा कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। अब देखो ये कार्टिसोल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल रहा है। जब लाली ने उपवास रख लिया तो ये कार्टिसोल क्या करेगा, ये कार्टिसोल ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देगा, धीमा कर देगा। क्या कर देगा, धीमा, कि ग्लाइकोजन है वो धीरे धीरे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो। और ग्लूकोज जब ब्लड में जाएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन, ग्लूकोज को ऑक्सीजन दिखाई देते, ये ग्लूकोज मान लो इसको ऑक्सीजन दिखाई देते, ये बिखर जाएगी किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, प्लस जल में, और प्लस एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आ जाएगी सांस के साथ, ये जो जल है वो कुछ कोशिका काम में ले ले, या पसीने के रूप में आ जाए, मूत्र के रूप में आ जाए, और जो एटीपी है वो ऊर्जा है, उस एटीपी की ऊर्जा को कोशिका क्या कर लेगी, काम में ले लेगी। तो ये कार्टिसोल क्या करता है कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को धीमा कर देता है। उस प्रोसेस को धीमा कर देगा तो ग्लाइकोजन वो ग्लूकोज में धीरे धीरे टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। तो इस प्रकार जो ग्लाइकोजन है वो 3-4 रोज तक आराम से चलेगा। यकृत में जो ग्लाइकोजन है वो 3-4 रोज तक आराम से चलेगा। तो लाली लगभग 3-4 दिन तक तो जिंदा आराम से रह लेगी। अब 3-4 दिन के बाद में मान लो ग्लाइकोजन भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो लाली को तेजी से भूख लगेगी, इसकी भूख की मात्रा बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। तो फिर क्या करे, मस्तिष्क करेगी भैया इसका ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया है, लाली को तेजी से भूख लगी है, 9 दिन खाना खाने वाली नहीं, अब क्या करें। अब देखो फिर भोलेनाथ के पास जाएगी, महाराज अब भी लाली ने खाना नहीं खाया, इसे जिंदा रखना, क्या करें। तो भोलेनाथ क्या करते कि अपने शरीर में जो अमीनो अम्ल है, अपने शरीर में जो अमीनो अम्ल है उस अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। क्या करता है कि अपने शरीर में जो अमीनो अम्ल की मात्रा है उस अमीनो अम्ल की मात्रा को ही ग्लूकोज में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, और इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। क्या बोलते हो, ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस।
ये इसका इंग्लिश वर्ड ही होता है भैया कि किसी को याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो ये वाला वर्ड ही पूछे जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। तो मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस क्या है, तो आप क्या कहोगे कि अमीनो अम्ल का ग्लूकोज में बदलना ही ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात कि अमीनो अम्ल का ग्लूकोज में बदलना ही ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। और ये ग्लूकोज बन गया, अब ब्लड में ग्लूकोज जाए, ऑक्सीजन के साथ टकराए, ऊर्जा बाहर निकाले, तो लाली को शरीर को ऊर्जा मिलती रहेगी और लाली 9 दिन आराम से जिंदा रहेगी। इसका मतलब है कि लाली के सामने 9 दिन जिंदा रहना क्या थी, एक विषम परिस्थिति थी। क्या थी? एक विषम परिस्थिति। और इस विषम परिस्थिति में किसने बचाया? भोलेनाथ ने बचाया। इसका मतलब है कि यकृत हमारे शरीर की विषम परिस्थितियों यानी लंबे उपवास में भी सहायता करता है, ये अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये प्रोसेस हो गई। अब और कार्य क्या होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति है तो अल्कोहल का सेवन कर रहा है। किसका सेवन करे? अल्कोहल। कोई लाल है वो मान लो अल्कोहल का सेवन कर रहा है। अब देखो नॉर्मल मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन लाल ने तो हद ही पार कर दी। क्या कर दी? मान लो लाल ने तो हद ही पार कर दी कि सुबह से शाम तक उसको तो अल्कोहल ही दिखाई दे रहा है, तो वो अल्कोहल कहाँ जाएगी? आपके यकृत में जाए, आपके लीवर में जाए। कहाँ जाए? आपके यकृत में जाए, आपके लीवर में जाए। और जो यकृत होता है ये इस प्रकार होता है, इस यकृत में पाई जाती है कूफर सेल। कौन सी सेल पाई जाती है? इस यकृत में पाई जाती है कूफर कोशिकाएं। और ये जो अल्कोहल है ये कूफर कोशिकाओं को धीरे धीरे क्या करता है? नष्ट करना शुरू कर देता है। अब कूफर सेल को नष्ट करना शुरू कर देगा तो उसके बाद ये अल्कोहल क्या करेगा? इस यकृत या लीवर की दीवारों में क्या करना शुरू कर देगा? छेद करना शुरू कर देगा। अब यकृत की दीवारों में छेद करना शुरू कर देगा तो फिर धीरे धीरे यकृत की दीवारों में छेद शुरू हो जाएंगे तो यकृत धीरे धीरे कार्य करना क्या कर देगा? कम कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? यकृत धीरे धीरे कार्य करना कम कर दे तो मस्तिष्क बोले कि भैया क्या बात है भोलेनाथ महाराज, आप कार्य कम क्यों कर रहे हो? तो भोलेनाथ महाराज बोले कि भाई क्या करूं, ये लाल तो मान ही नहीं रहा, लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहा है जिससे मेरी दीवारों में क्या हो रहा है? छेद हो रहे हैं। तो एक दो बार तो यकृत क्या करता है? लाल को सूचना देता है कि लाल रुक जा वरना तो स्थितियां भयानक होने वाली है। फिर भी मान लो अगर लाल नहीं रुकता है तो यकृत की दीवारों में छेद ज्यादा होने से यकृत क्या करेगा? कार्य करना बंद कर देगा और बोले कि भैया हम तो चलते हैं, यकृत नष्ट हो जाए तो लाल की क्या हो जाए? डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल वगैरह के सेवन करने से भी हमारे यकृत की जो दीवारें हो नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर एक दो बार सूचना देने के बाद में इसने अल्कोहल का सेवन करना बंद कर दिया तो यकृत जो होता है वो अपने शरीर का ऐसा पार्ट होता है जिसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता। देखो आपने घर में छिपकली को देखा होगा, जब भी छिपकली को कभी भी आप दबा देते हो तो उसकी पूंछ होता है वो वाला पार्ट टूट के गिर जाता है और उसी छिपकली को आप 15-20 दिन तक लगातार निगरानी रखो, कुछ टाइम बाद उसमें पुनः पूंछ निकल आती है। होता है नहीं होता? होता है। तो फिर उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन की। छिपकली की पूंछ का दोबारा बनना मतलब शरीर के कोई भी पार्ट का दोबारा रिकवर होना, दोबारा पुनः निर्माण होना ही क्या है? पुनरुद्भवन। तो अपना जो यकृत लीवर होता है उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है कि यकृत का कोई पार्ट अगर थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, घाव हो जाए, नष्ट हो जाए, छेद हो जाए तो इसमें क्षमता होती है कि इसमें कैपेसिटी होती है कि ये अपना निर्माण पुनः क्या कर लेता है? कर लेता है। इसी को बोलते हैं पुनरुद्भवन। तो ये पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? यकृत तो लीवर में ही देखने को मिलती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये यकृत के बारे में अपन ने दो चार बातें पढ़ ली। अपन एक बार पुनः इसको रिपीट कर देते हैं कि यकृत होता है वो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक पार्ट होता है। दूसरी बात करें कि यकृत होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कैसी ग्रंथि होती है? बहिस्त्रावी होती है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 किलोग्राम
होता है। समझ रहे हो मेरी बात? और ये कार्य क्या करता है कि अपने शरीर में अगर विषैले पदार्थों की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उन विषैले पदार्थों की विषाक्तता को क्या करता है, ये कम कर देता है। कौन? यकृत। इसे बोलते हैं निराविषीकरण। क्या बोलते हैं? निराविषीकरण। तो आपसे पूछे निराविषीकरण किसे कहते हैं? कि शरीर में बढ़े हुए विषैले पदार्थों की मात्रा को कम करना, नष्ट करना है निराविषीकरण। कौन करता है? यकृत करता है। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या कार्य होता है कि शरीर में अगर अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है तो ये और भी 3 चक्कर चलाता है और उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और क्या करता है कि अपने भोजन के दौरान जो भी ग्लूकोज बना था ब्लड में, जो रक्त होता है, खून है आपका, ब्लड है, उसमें अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई है तो ये यकृत क्या करता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है और इकट्ठा करके रख लेता है। इसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। तो ग्लाइकोजिनेसिस किसे कहोगे? कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ही ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? और क्या करता है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो इसके पास क्या पड़ा था? ग्लाइकोजन पड़ा था। उस ग्लाइकोजन को ये दोबारा से ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर देगा। इसको बोला जाता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है कि ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में बदलना ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। समझ गए मेरी बात? और क्या करता है कि अगर लंबे उपवास के समय या विषम परिस्थिति के समय ये अमीनो अम्ल को ग्लूकोज में बदलता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस क्या है कि अमीनो अम्लों का ग्लूकोज में बदलना ही ग्लाइकोनियोजिनोलाइसिस कहलाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? और क्या करता है? और करता है कि यकृत होता है उसमें पुनरुत्पादन की क्षमता पाई जाती है। और जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल के सेवन से इसकी जो सेल्स होती है वो नष्ट होने से व्यक्ति की डेथ हो सकती है। और क्या होता है, देखो आगे की बातें और करें अपन, एक बार इनको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। और क्या करता है कि ये विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, इन विटामिनों का क्या करता है? संश्लेषण करता है। कौन करता है? यकृत। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन ए, डी, ई, के का संश्लेषण कहाँ होता है? लीवर में होता है। लीवर में कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है? विटामिन ए, डी, ई और के का संश्लेषण होता है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर और भी आगे की बात करें तो जो यकृत जो होता है, यकृत की जो एल्कोहल के सेवन से यकृत की जो दीवारें थी वो मान लो नष्ट होना शुरू हो रही थी, तो उससे एक रोग होता है, उसको बोला जाता है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। तो लीवर सिरोसिस रोग कौन से अंग से संबंधित होता है? लीवर से ही संबंधित होता है। किसकी वजह से होता है? अत्यधिक अल्कोहल के सेवन से होता है। क्या होता है कि यकृत की गुफा नष्ट होकर के यकृत की दीवारों में छेद होना शुरू हो जाते हैं, उसको बोला जाता है लीवर सिरोसिस। अगर आगे की बात करें तो यकृत होता है वो पित्त रस छोड़ता है। कौन सा रस छोड़ता है? पित्त रस का स्त्रावण करता है। और जो पित्त रस वो निकलता तो यकृत से है, लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है? ये जो यकृत था अपना, इस प्रकार से यकृत था, इस यकृत के नीचे ये देखो एक थैला सा आपको दिखाई दे रहा है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय बोले तो गॉल ब्लेडर। क्या बोलते हो? गॉल ब्लेडर। इस गॉल ब्लेडर के अंदर ये पित्तरस क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है। और जब भी ये जो पित्तरस होता है, ये पित्तरस का नेचर कैसा होता है? ये क्षारीय नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? क्षारीय। और अमाशय के अंदर जो भी भोजन आया था, अमाशय के बाद छोटी आंत में, वो भोजन होता है अम्लीय। तो ये क्षार क्या करता है? इस अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो अपन क्या बोले कि यकृत के द्वारा आपसे पूछा जाए कि पित्तरस का स्त्रावण कहाँ से होता है? यकृत से। पित्तरस का भंडारण कहाँ होता है? ये होता है पित्ताशय में होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अपन क्या बोले कि यकृत के द्वारा पित्तरस निकलता है जो पित्ताशय में इकट्ठा रहता है, गॉल ब्लैडर में। अब जो पित्तरस होता है वो क्षारीय नेचर का होता है। अग्नाशय के द्वारा जो भी भोजन आया
उस भोजन के अम्लीय प्रभाव को ये क्या करता है, नष्ट करता है। और क्या करता है, और ये अपने भोजन में जो वसा आई थी, क्या आई थी, वसा, और मान लो इन वसा की गोलिकाएं ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं हैं, तो ये इन वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को क्या कर देगा, छोटी छोटी गोलिकाओं में छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जिससे इसका पाचन आसानी से हो जाए। इसे बोलते हैं वसा का इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं या फिर वसा का पायसीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे पायसीकरण बोलते हैं। आपसे पूछे कि इमल्सिफिकेशन या पायसीकरण क्या है, तो अपन क्या बोले कि वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, इमल्सीकरण या पायसीकरण कहलाएगा। समझ गए मेरी बात। तो ये पितरस का कार्य, पितरस क्या करता है, पितरस कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है, कहाँ इकट्ठा होता है, पित्ताशय में होता है, काम क्या करता है, ये क्षारीय नेचर का है, आमाशय से आए अम्लीय भोजन के अम्लीय प्रभाव को नष्ट करता है, और वसा की बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा ताकि वसा का पाचन आसान हो जाए। समझ गए मेरी बात। तो ये पढ़ा अपन ने यकृत या लीवर। तो अपनी यकृत या लीवर ग्रंथि क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर वीडियो को आपने ध्यान से सुना है तो आपका जो 11वीं क्लास का जो लेवल है उस लेवल से भी कुछ मैंने ऊपर का ही आपको बताया, ताकि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जाओ या बड़ी क्लास में जाते हो तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। समझ रहे हो। तो देखना हमारा जो वीडियो है, हमारी जो क्लास होती है, हम उसमें ज्यादा शॉर्ट भी नहीं जाएंगे और ज्यादा डीपली भी नहीं जाएंगे। इतना डीपली भी नहीं जाएंगे कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे बोरिंग सा फील हो, और इतना ऊपर भी नहीं जाएंगे कि आपको नॉर्मल लगे कि ये तो 9th-10th की बातें कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। जो आवश्यक जो बातें होती है वो सारी की सारी बातें अपन करते जाएंगे। समझ रहे हो। अब आपसे विदाई लेने का समय हो गया है। ओके बाय।